हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम करंट अफेयर्स बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं कि एज इट इज़ पढ़ने कैसे होते हैं, क्योंकि मोर वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स फ्रॉम अ डे टू डे बेसिस एंड उनकी प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। सो बेस्ड ऑन देयर प्रॉब्लम्स वी हैव ट्राइड टू कम अप विद द सॉल्यूशंस and these solutions are as per the requirements of the UPSC examination, and what we call it here is 7D model of current affairs. Now this is very basic. हमें कुछ भी करंट अफेयर के अंदर हम पढ़ें तो essentially वो हमारी सिलेबस की एक प्रोग्रेशन की तरह हमें देखना है और उसको 7 डायमेंशंस में हम फिट कर सकते हैं। इनमें से 3 डायमेंशंस व्हाट, व्हेन एंड वेयर प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और 4 डायमेंशंस हाउ, वाई, इश्यूज एंड सजेशंस जो हैं वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यही मॉडल मैं आज आपको सारे के सारे जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पिछले 10 दिन में हुए हैं उसके ऊपर लागू करके भी दिखाऊंगा, और इसको कैसे आपने सिलेबस में इंटीग्रेट करना है, किस तरह से एक व्यू पॉइंट आपका बिल्ड होना चाहिए, किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हुए इंसाइटफुल कैसे होना है, इसकी भी हम साथ साथ डिस्कशन करेंगे। जब हम व्हाट के ऊपर फोकस करें तो हमारी कंसेप्चुअल एनरिचमेंट होनी चाहिए। कभी भी आप कोई करंट अफेयर देखो तो एज फार एज व्हाट इज कंसर्न तो कुछ ना कुछ नई टर्मिनोलॉजी, वोकैबुलरी, कॉन्सेप्ट और मे बी सम आइडिया, सो दैट कैन बी कमिंग देयर एज द व्हाट पार्ट, व्हेन will be limited to some time period or some time zone which is a part and parcel of that particular current affair which you will read. Where can be the geographical where, it can be the institutional where, it can be the procedural where, है ना। तो जब मैं geographical where बोलूँ तो हो सकता है कि कोई एक सिटी, कोई एक जगह, स्टेट का नाम लिया जा रहा है। जब मैं इंस्टीट्यूशनल वेयर बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो इस पर्टिकुलर काम को करेगा, है ना। सो दैट इज द इंस्टीट्यूशनल वेयर। सो सिमिलरली इट कैन बी द प्रोसीडरल वेयर कि ये हमारा जो काम है अभी स्टेज 1 से स्टेज 2 से स्टेज 3 इस तरह से कहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो दैट इज द वेयर पार्ट इन द वे दैट वी आर यूजिंग इट, ठीक है। क्योंकि आप जब अलग अलग करंट अफेयर्स में आएंगे ना तो बहुत बार डेटा जो है वो टाइमलाइन बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होगी, तो कभी किस तरह से देंगे, कभी किस तरह से देंगे, पर हमें उसको 7 डायमेंशंस में फिक्स कर लेना है ताकि हमारे लिए पढ़ने में आसानी हो। मेंस के एंगल से जब हम देखते हैं तो हाउ इज एसेंशियली आइडेंटिफाइंग विद द प्रोसेस, कि कोई चीज़ जो है वो एक से दूसरे से तीसरा स्टेप के थ्रू कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप मैनर हमें उसके बारे में बात करनी है। सो हाउ एनीथिंग विल बी इम्प्लीमेंटेड, द प्रोसीडरल डिटेल शुड कम हेयर इन हाउ, देन व्हाई, दैट इज द बेसिक इशू विद रिस्पेक्ट टू व्हाई अ पर्टिकुलर थिंग केम इनटू न्यूज, व्हाई अ पर्टिकुलर एक्शन इज बीइंग डन, why a particular thing was invented, you know, what was the vacuum behind it. So that is the reasons for its establishment. Then issues. So sometimes an idea comes and there are some underlying issues which has led to that idea, or the idea itself creates certain issues. So within the current affair parlance, we'll be formulating all the issues related to your particular topics. Then सजेशंस। अब बहुत सारी कमिटीज आप लोग पढ़ते रहते हो, बहुत सारा आपको कहीं ना कहीं से नीति आयोग की कोई एडवाइजरी आ जाती है किसी चीज़ पे, कोविड-19 को हैंडल करने के लिए कोई एडवाइजरी आ जाती है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ एडवाइजरीज आ जाती हैं। तो वो जो सारी सजेशंस हैं उस टॉपिक के साथ रिलेटेड वो सारी यहाँ पे हम फैक्टर इन करते हैं। ये एक पर्टिकुलर करंट अफेयर के अंदर अब डील कैसे करना है इसका हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, और आफ्टर दैट ओवरव्यू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर। सो इसके ओवरव्यू के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग मेंस क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो लेट मी शो यू द टेबल एज टू हाउ टू फिक्स इट। आई एम ट्राइंग टू पिक अ करंट अफेयर जिसमें ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, तो चलो इसको ले लेते हैं। नाउ फाइनेंशियल सिस्टम में आगे हमारा एक टॉपिक होता है इंश्योरेंस। अब हमारे पास एक न्यूज आइटम आया, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ये एक न्यूज आइटम इमर्ज किया आपके न्यूज़पेपर के अंदर, सो इट वाज देयर इन बिजनेस टुडे। अब आपने पहले ये रियलाइजेशन करना है कि हमारा ये सब्जेक्ट टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम, एंड उसके अंदर सब टॉपिक है इंश्योरेंस। अब उसमें ये स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो है वो फिक्स होती है एनबीएफसीज के लिए, ठीक है, ओके। अब आप देखिए इसको लेके हमने जब टेबल बनाना है तो वो ही 7 डायमेंशंस जिसकी हम बात कर रहे थे वो सारी फिक्स करनी है। सो व्हाट, व्हेन, वेयर,
सो व्हाट के एस्पेक्ट से जो भी फैक्चुअल डेटा है वी हैव प्लेस्ड, हम सब भी डिस्कस भी करेंगे अभी। देन व्हेन के हिसाब से जो टाइमलाइन है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। देन इसमें वेयर का एस्पेक्ट था नहीं, तो उसके आगे जो चल पड़ता है दैट इज हाउ, देन व्हाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो जिस न्यूज में से जो आइटम है बस उतना ही लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज देन यू शुड नॉट इंक्रीज योर एफर्ट टू मच। सिमिलरली अनदर करंट अफेयर दैट वी विल बी कवरिंग इन टुडेस वीडियो, सो कैपिटल इंश्योरेंस फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। यस, तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इश्यूज एंड सजेशंस, इस तरह से जो भी न्यूज आइटम हमारे पास आती है उसको हमने एक टैबुलर फॉर्म में फिक्स कर लिया। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि लेट्स से अब आप कुछ भी पढ़ रहे थे, लेट्स से यू आर डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज एंड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बाद अब रिकैपिटलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में आप पढ़ रहे हो। तो टुडे द गवर्नमेंट एट कंसेप्चुअल लेवल हैज गिवन यू दिस पर्टिकुलर थिंग कि गवर्नमेंट ये करने वाली है, तो दैट इज द व्हाट पार्ट, द फैक्चुअल डेटा है ना। देन इसमें कोई टाइमलाइन तो थी नहीं, इंस्टीट्यूशनल वेयर ऐड हो गया और प्रोसेस बता दिया। कल को आप ये देखिए कि इसी को लेके कुछ एक न्यूज और हमारे पास आ जाए कि भाई इस प्रोसेस में एक चीज और ऐड हो गई है, एक नया स्टेप आ गया, तो आपके लिए इट विल नॉट एंड अप बिकमिंग अनदर करंट अफेयर। यू अंडरस्टैंड दिस? सिंस इट इज नॉट एंडिंग अप बिकमिंग अनदर करंट अफेयर फॉर यू, आप बस यहां पे एक लाइन ऐड कर दोगे हाउ के अंदर ही। ऐसे ही वाई के अंदर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो कल को एक और रीजन अलग अलग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हुए मिल जाए तो वाई में एक एक्स्ट्रा बस एक रीजन ऐड हो जाएगा। ऐसे ही इश्यूज के अंदर अब फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है ही सारे सेक्टर्स में इकोनॉमी के, तो उसमें कोई नया इशू आपको हाईलाइट करने को मिल जाए तो इसी ब्रैकेट के अंदर वो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो रिकैपिटलाइजेशन जो प्रोजेक्ट इंद्रधनुष का पार्ट था जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए किया गया था, अब बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज में अगर आ रहा है तो उसमें अगर कुछ भी नया मोड आए हमारे लिए, चाहे वो इश्यूज में आए चाहे सजेशन में आए, बस वो आपके लिए यहीं पे ऐड होना चाहिए। अब आप इसको ऐड करेंगे कैसे, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हम जितनी भी ये वीडियोस हैं इनके आपके साथ वर्ड फाइल शेयर करेंगे बजाय कि पीडीएफ डालने के। हमें आप पे पूरा यकीन है कि आप इसको अपने लिए बहुत अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। तो इस मॉडल को कोई कॉपी भी कर ले तो वो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि ओवरऑल जो यूपीएससी का लैंडस्केप है इसमें लोगों को इनेबलमेंट मिलेगी, बजाय कि करंट अफेयर की लोडिंग उनके ऊपर और नई नई न्यूज और आइटम्स हम डालते रहे सिर के ऊपर। उससे अच्छा है कि ये हो जाए। अब ये सारे करंट अफेयर को स्ट्रीमलाइन कैसे करना है, तो आपने ये ध्यान देना है कि हर करंट अफेयर न्यूज आइटम अल्टीमेटली एक एग्जिस्टिंग टॉपिक का अडेंडम हमारे पास बन रहा है। तो ऑलरेडी आप फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज पढ़ रहे थे, तो वहीं इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर ये एक पर्टिकुलर एड ऑन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो एक पर्टिकुलर आपके पास करंट अफेयर्स का एक पूरा सिस्टम बनता चला जाएगा जो कि सिलेबस के हिसाब से होगा। तो कल को आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो भी बड़ी आसानी से वो पढ़ा जाएगा। अब इसी का मैं आपको वर्ड फॉर्मेट दिखाता हूं कि वर्ड फॉर्मेट में इसको जब आप फिट करेंगे तो उसका आपको क्या बेनिफिट है। सो जो वर्ड फाइल हम आपको इसकी देंगे वो इस तरह से कुछ आपको दिखेगी। अब हर वर्ड फाइल के अंदर जब हम करंट अफेयर्स फिक्स करेंगे तो वी विल बी फर्स्ट गिविंग यू दिस मैट्रिक्स मॉडल, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से इसको वो डिस्कस करना है। वी विल डिस्कस दैट अगेन टुडे, ठीक है। अब उसके बाद मेंस के क्वेश्चंस जो उस पर्टिकुलर करंट अफेयर पे बनते हैं, और मेन जो है वो ये कि जो भी करंट अफेयर आप फिक्स करेंगे, तो लेट्स से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूज आई दैट द कोर सेक्टर हैज श्रंक बाय 23.4%, तो इसको हमने हेडिंग्स में सेट कर देना है H1 H2 लगा के। तो जब ये काम करेंगे तो ये देखिए अब ग्रोथ डेवलपमेंट को मैंने हेडिंग 1 दिया था तो वो ऊपर बन रहा है, उसके नीचे एक न्यूज आइटम आया कोर सेक्टर श्रिंक्स बाय 7%। सिमिलरली अब फाइनेंशियल सिस्टम का एक सब टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, तो उस सब टॉपिक के नीचे जो भी न्यूज आइटम्स है वो अरेंज्ड है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज पे कुछ नया आया तो वो वहां पे अरेंज्ड है। तो ये अपने आप अरेंज होते जाएंगे और आपको एंड ऑफ द डे लेट्स से करंट अफेयर रिवाइज करने हैं तो इसको देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए कि अच्छा ठीक है इसमें क्या था। तो सिर्फ इतना विंडो आप देखिए, अगर आपको कुछ भूल रहा है जस्ट गो टू दैट, लेट्स से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड याद नहीं आया, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल रीच हियर। और कल को हमें कुछ ऐड भी करना है अगर उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर, तो वो यहीं से इन्हीं एरियाज के अंदर व्हाट, व्हेन एंड वेयर में ऐड कर देना है। दैट सिंपल। बस इस तरह से अपने जो करंट अफेयर्स हैं उनको सबको आप एक वर्ड फाइल में सिंथेसाइज करते जाएंगे।
अब ये लेट्स से जीएस पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन के अंदर आपके पास करंट अफेयर्स आ रहे हैं, तो बस आपने चैप्टर का नेम लिखना है और करंट अफेयर सिंथेसाइज करते जाना है। इसी तरह से कल को कोई और करंट अफेयर आ रहे हैं तो वहीं पे सिंथेसाइज करते चले जाइए। वेरी इजी फॉर यू। जो भी करंट इन्फॉर्मेशन आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, just focus on what, when, where from prelims, why, how, issues and suggestions from the mains perspective, and your life will be much more easier in terms of current affair। ये आपके ऊपर पाइल ऑन नहीं करेगा, ठीक। और ये भी आपको क्लियरली पता होगा कि कौन से सिलेबस पार्ट के अंदर आपको वो करंट अफेयर सेट करना है, और इंटरडिसिप्लिनरी अगर इसकी यूजेज है तो वो भी आप सर्टेन कर पाएंगे। सो दिस इज वन पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपने मैट्रिक्स मॉडल की तरफ, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, पीपल, प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, और उसके अंदर आपको करंट अफेयर्स ऑब्जर्व कैसे करने हैं। देन फाइनली वी कैन गो टू द मेंस क्वेश्चंस एंड देन द करंट अफेयर्स फॉर द डे। सो नाउ एज फार एज द मैट्रिक्स मॉडल इज कंसर्न्ड, हमने इसके बारे में पहले से ही थोड़ी सी एक स्टडी कर रखी है, तो यू मस्ट बी नोइंग मोस्ट ऑफ यू। अब मैट्रिक्स मॉडल के अंदर हमने ये बात की थी कि पीपल, प्रोसेस और इंस्टीट्यूशन, ये 3 चीजें हैं जिसके बारे में हम कोर लेवल पे यूपीएससी के अंदर पढ़ते हैं, और इसकी 4 डायमेंशंस हैं जिस पे फोकस किया जाता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। जब हम आम जनता लोगों के बारे में बात करें तो दे कैन पार्टिसिपेट, they can get affected, they can be cause of something, or they can witness a particular event taking place। जब हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो प्रोसेस की कुछ क्वालिटीज हैं जो होनी चाहिए। इट हैज टू बी कंप्लीट, क्लियर, रैशनल एंड इंक्लूसिव। सिमिलरली इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो दैट हैज टू बी एक्सेसिबल, डेमोक्रेटिक, अफोर्डेबल एंड इनेबलिंग। पहले मैंने प्रेशर ग्रुप्स को लेके एक वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कशन किया था कि कैसे आपको चीजों को यहाँ पे फिट करते चले जाना है। अब भी अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो किसी भी फिनोमेना के लिए वी कैन बी टॉकिंग अबाउट इट। Let's talk about some recent farm ordinances that have come into place, which are essentially enabling the farmer to go on and become an agripreneur to an extent. Yes? अब इसमें क्या है, एट अ सोशल लेवल अगर इसके बारे में बात करनी हो तो क्या किसान भाइयों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को, ऑर्डिनेंस को लाने में, टू एन एक्सटेंट। अब एपीएमसी से हर कोई दुखी था, जो अनाज मंडियां हैं, लेकिन एक आवाज़ तो उठी रही थी किसान सभा के मामले में कि इससे हमें आज़ादी दिलाई जाए। तो ये ऑर्डिनेंस एसेंशली उनको आज़ादी दिलाने की तरफ एक पहला कदम आप सोच सकते हैं। प्रोसेस के लेवल पे ये अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। ग्राउंड लेवल पे प्राइवेट मार्केट्स हैं ही कितनी, ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही कितना जो मंडियों के बाहर एक एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे किसान जाके अपनी फसल बेच पाए। देन अब इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे अब यहाँ पे बात करें तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है या कम होती है। तो इंस्टीट्यूशंस तो अपने आप में मार्केट में है ही नहीं, तो एक्सेसिबल बनाना अभी बहुत बाकी है। तो ऐसे कुछ भी एनालाइज करना हमें बड़ा आसान हो जाता है, ठीक। देन पॉलिटिकल लेवल पे पीपल हैव गॉट अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस कमिंग इनटू पिक्चर राइट अवे, क्योंकि अब काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे ऑर्डिनेंस आ गया, लॉ तो एज इट इज आ चुका है, अब उसको इंप्लीमेंट ही होना है, ठीक। सो दे आर डेफिनेटली गेटिंग अफेक्टेड। क्लैरिटी के लेवल पे अभी द सिस्टम लैक्स क्लैरिटी एटलीस्ट एट द फार्मर्स एंड, उसको अब नहीं समझ आ रही कि कौन सी जगह पे जाए और अपनी फसल बेचे। देन इज इट अ वेरी डेमोक्रेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स? सम से येस एंड सम से नो, बिकॉज अगर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बात करें तो डेमोक्रेटिक है। अगर आड़तिया या जो हमारे बाकी के इंटरमीडियरीज हैं उनको ध्यान में रख के बोलें तो फिर उनको लिए डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को जब एनालाइज करना शुरू करते हैं तो इट बिकम्स इजी। इकोनॉमिक लेवल पे अगर बात करें तो व्हाट कॉज्ड दिस पर्टिकुलर थिंग? सो पीपल कैन बी अ कॉज ऑफ दिस बिकॉज फार्मर एंड कंज्यूमर बोथ वर गेटिंग affected in a negative manner due to the existing system of your food chain management, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरमीडियरीज हैं और फार्मर का कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था। अब इस फूड चेन मैनेजमेंट को सुधारने के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस एंड नाउ economically you should be better off, so you caused it and now you look at it. But then process के लेवल पे अगर इकोनॉमिक के टर्म्स में हमें समझना हो तो is it increasing the rationality? जैसे हम कहते हैं ना कि economic man is a rational man, so that means the mean end correlation should be very clear. बट वो रैशनैलिटी बनने में अभी टाइम लगेगा, उसकी जस्टिफिकेशंस आने में टाइम लगेगा कि ये लॉ अल्टीमेटली चलता कैसे है। इंस्टीट्यूशनल अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली इससे इंक्रीज होती है, सरकार का थोड़ा सा टेंशन, खर्चा, सब चीज़ें कम होंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे मार्केट लिबरलाइजेशन एग्रीकल्चर के अंदर आता जाएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आमतौर पे जनता परेशान ही रहती है, सरकार भी परेशान रहती है, तो ये थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी।
कल्चरल इथोस अगर सेट करें तो वी एज द पीपल हु आर नॉट फार्मर्स आर विटनेसिंग दिस पर्टिकुलर चेंज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, बट वी विल डेफिनेटली become the affected parties over a period of time. We will definitely become the causal agents also over a period of time कि इसमें further changes और reforms कैसे आते हैं. प्रोसेस के लेवल पे देखें तो ये भी जज करना है कि क्या ये इंक्लूसिव था या एक्सक्लूसिव था. तो क्योंकि ये ऑर्डिनेंस है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, तो सब जगह ही अब ये लागू होनी है. तो एटलीस्ट एट अ लीगल लेवल इट इज वेरी मच इंक्लूसिव. मार्केट के लेवल पे इट इज नॉट ट्राइंग टू बी इंक्लूसिव इवन, क्योंकि फार्मर अब जो लार्ज फार्मर्स हैं जो कैपिटलिस्ट सॉर्ट ऑफ फार्मिंग करते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, दे कैन गो एंड सेल देयर प्रोड्यूस एनीवेयर, दे अफोर्ड द लॉजिस्टिक्स, दे अफोर्ड न्यू सिस्टम्स एंड एनी काइंड ऑफ इवन फ्रिक्शंस एसोसिएटेड विद दैट. बट स्मॉल फार्मर जो सारा साल ही आड़तियों के ऊपर निर्भर रहता है हर छोटी छोटी चीज के लिए, उसके लिए इंक्लूसिवनेस के हिसाब से देखें तो ये ऑर्डिनेंस कुछ खास नहीं लेके आता. Then goes enabling. So is it enabling the farmer, enabling the people of India, enabling the consumer, enabling the intermediary? So there are dicey things here. इस तरह से एक मैट्रिक्स अगर आप अपने पास रखें, डायमेंशंस जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डायमेंशंस हमने बात करनी है, और ये 3 कोर पिलर्स पीपल, प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन, और इन कुछ वर्ड्स के हिसाब से आप उनको सेट करने की कोशिश करें. तो जब आप मेंस के अंदर एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस आपका डिस्क्रीट होता है. आप आमतौर पे जो एक प्रॉब्लम आपको आती है वो ये कि मुझे आता था, मैंने लिखा क्यों नहीं, है ना. तो उस प्रॉब्लम से हम काफी हद तक डील कर लेते हैं. ठीक, अब आज की वीडियो के अंदर जो करंट अफेयर्स हमने कवर करने हैं, उन करंट अफेयर्स के साथ कुछ एसोसिएटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं पहले. सो मेंस के क्वेश्चंस हैं, हाउ आर एनबीएफसी सिग्निफिकेंट इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिटिकली एग्जामिन द इश्यूज अंडरलाइंग विद देयर करंट स्टेट. सो ये पहला क्वेश्चन है. सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने 250 वर्ड्स 15 मार्क्स के हिसाब से एड्रेस करने हैं. ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द रोल प्लेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, इलस्ट्रेट विद रीसेंट एग्जांपल्स. थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिन द रीसेंट रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ मिनिमम वेजेस, हाउ वुड दे फुलफिल द वर्कर्स इंटरेस्ट. फोर्थ क्वेश्चन, what is base erosion and profit shifting, that is BEPS, how is India giving a practical shape to BEPS strategy. And fifth is about railway with respect to the recent reforms which have happened in the railway and how they will improve the overall economic growth of the country. अब इन क्वेश्चंस को जब आप डील करेंगे तो कुछ एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं जो इस पूरे क्वेश्चंस का जो लैंडस्केप है आपके लिए निर्धारित करेंगे, किस तरह से आपने उसमें काम करना है. याद रखिए 3 पार्ट्स होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर जो मेंस का क्वेश्चन होगा. फर्स्ट इज डायरेक्टिव. तो डायरेक्टिव इज लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इश्यूज, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, एलैबोरेट. तो जैसे हाउ, डिस्कस, एग्जामिन, ये फेवरेट यूपीएससी डायरेक्टिव्स हैं. दूसरा पार्ट होता है कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. तीसरा पार्ट होता है हमारे लिए कीवर्ड, दैट इज अबाउट व्हाट द इंफॉर्मेशन शुड फ्लो. सो दैट इज द वेरी कोर पार्ट ऑफ द आंसर. और इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में से अब आपके लिए कीवर्ड्स क्या हैं, आइए उनको डिसाइफर करना शुरू करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड जो है वो डिसाइफर करते हैं. सो हाउ आर द एनबीएफसी सिग्निफिकेंट इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. सो बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ एनबीएफसीज इज आवर कोर फोकस इन दिस पर्टिकुलर आंसर. ठीक है, तो इस हिसाब से आपने आंसर देना है कि सिग्निफिकेंस बाहर उभर के नजर आए. और दूसरा जो पार्ट है, क्रिटिकली एग्जामिन द इश्यूज अंडरलाइंग द करंट स्टेट. सो करंट स्टेट हैज टू बी द फोकस पॉइंट हियर, बट हमने कीवर्ड हमारा क्या है, इश्यूज. ओके, सो कोर पहले पार्ट के अंदर हमारे पास कीवर्ड क्या है, सिग्निफिकेंस, और दूसरे में इश्यूज जिसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए सीधे तौर पे. देन डिस्कस द रोल प्लेड बाय सीएजी इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द कीवर्ड दैट यू हैव टू फोकस अपॉन, नॉट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन पर्टिकुलर, बिकॉज मेनी थिंग्स, many institutions, many policies might be promoting it, but आपने उसमें से CAG की बात करनी है. तो पहले ओवरऑल लैंडस्केप दिखाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड व्हाट ऑल इज प्रमोटिंग इट एंड हाउ, देन उसमें CAG का क्या रोल है. ठीक है, चलिए. देन एग्जामिन द रीसेंट रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन terms of minimum wages and how will they fulfill the workers interest. So इसमें fulfillment of worker interest ये आपका कोर एस्पेक्ट है जिसके ऊपर सारे आंसर का एनालिसिस जाएगा. देन व्हाट इज बीईपीएस, ये फैक्चुअल पार्ट है.
एनालिटिकल पार्ट, हाउ इज इंडिया गिविंग अ प्रैक्टिकल शेप. सो देयर वाज अ थ्योरेटिकल शेप जब OECD ने इसका ड्राफ्ट निकाला था, अब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में जा रहा है. सो हाउ फार दैट प्रैक्टिकल शेप इज रियलाइजेबल, इसकी भी हम बात कर पाएंगे इसमें. एंड हाउ इज इंडिया डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप, ये भी बात कर पाएंगे. ज्यादा फोकस लैटर, दैट इज हाउ इज इंडिया गिविंग इट अ प्रैक्टिकल शेप, इस पे होना चाहिए. जैसे कि इक्वलाइजेशन लेवी है या इस तरह के कोई भी चीजें हैं जो धीरे धीरे इंडिया लेके आ रहा है. देन रेलवेज हैव बीन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. सो अब इसमें हमारा कोर एस्पेक्ट है इंप्रूव द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. बहुत सारी चीजें हैं जो इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐड करेंगी. उसमें से एक छोटा सा पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का सब पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन का सब पार्ट, रेलवेज. तो वो उसमें कैसे अफेक्ट करेगा उसकी बात करनी है. बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं देना कि रेलवे ना होता तो पता नहीं क्या ही होता. ठीक है. सो दीज वर द keywords in our mains questions that we have to take up for today's overall current affairs session for pre-com mains of UPSC civil services. अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर वन बाय वन और उनका जो 7 डायमेंशनल हमने मॉडल निकाला है उसके हिसाब से एनालिसिस शुरू करते हैं. ध्यान रहे फोकस आपका होना चाहिए जो एक पर्टिकुलर न्यूज आइटम में से एक डायमेंशन या 10 डायमेंशन या 4 डायमेंशन जो भी मिल रही है वही पिकअप करनी है. बहुत ज्यादा PhD नहीं करने बैठना, क्योंकि अल्टीमेटली आपने स्टैटिक कंपोनेंट में हो सकता है कि उसकी जो रीजंस हैं, इश्यूज अंडरलाइंग हैं या सजेशंस हैं ऑलरेडी लिख रखे हों. तो करंट अफेयर को करंट अफेयर रहने देना है, उसको स्टैटिक नहीं बना देना. बहुत जगह पे मैं ये भी ऑब्जर्व करता हूँ कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भर भर के करंट अफेयर के साथ डाल देते हैं जो कि शायद आपको इतनी जरूरत ही नहीं होती. यू ऑलरेडी हैव दैट. सो इसलिए डोंट मेक इट योर हैबिट कि आपने करंट अफेयर में स्टैटिक घुसाना, उसको करंट ही रहने दीजिए. उतना ही आपके लिए वो वॉल्यूमिनस टास्क नहीं बनेगा, उतना ही वो एक्चुअल में आपके UPSC प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ. सो द फर्स्ट न्यूज आइटम दैट वी आर पिकिंग फॉर टुडे इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वी डिस्कस. सो कोर सेक्टर श्रिंक्स बाय 23.4%. तो आपको हिंदू में इस तरह का एक आर्टिकल नजर आया होगा अबाउट द कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. अब इस आर्टिकल में से बेसिकली सिर्फ फैक्चुअल डेटा है जो हमें पिकअप करना है. कुछ एक कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स थे जो इसी आर्टिकल के अंदर दिए थे. दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग इट इन दी व्हाट पोर्शन. सो व्हाट पोर्शन में फिट क्या करना है, 8 कोर सेक्टर पहले तो होते कौन से हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर. सो एज यू मे नो इट, हमारे पास उसको डिफरेंशिएट करने के बड़े आसान से तरीके हैं. हमने उसको एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो दैट इज कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसमें से स्टील और सीमेंट हमारे पास एसेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, बाकी के जो ज़्यादातर हैं वो एनर्जी रिलेटेड है. ठीक, तो इस तरह से वी कैन ट्राई टू क्रिएट अ रैशनल हाउ टू रिमेंबर थिंग्स. देन ये जो 8 के 8 कंपोनेंट है ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर 40.27% की कंट्रीब्यूशन करते हैं. अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपको याद करा दूं ये क्या होता था. सो इसका थ्योरेटिकल एम है टू डिटरमिन द डायरेक्शन एंड ट्रेंड ऑफ प्रोडक्शन. किस तरह की चीजें इंडिया में ज्यादा बन रही हैं वो देखने की ये कोशिश करता है. ठीक है. अब इसमें एक क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में 2015 के अंदर आया था वो ये कि इन सारे कोर IPs में से जो कोर कंपोनेंट्स हैं उनमें 4 आउटलाइन कर दिए और चारों में से पूछा कि बताइए कि किसकी वेटेज सबसे ज्यादा है. तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की वेटेज ज्यादा थी, लेकिन 2017 में सर्टेन रिफॉर्म्स वर डन इन द IIP. 2 रिफॉर्म्स मेजरली ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस. या सो वो रिकमेंडेशंस के बेस पे क्या रिफॉर्म आया. सो पहला रिफॉर्म था इसका बेस ईयर 2004-05 से 2011-12 कर दिया गया. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ सौमित्रा चौधरी कमेटी. दूसरा रिफॉर्म जो आया वो ये कि इसके जो एलिमेंट्स हैं जिसकी वेटेजेस हैं वो चेंज कर दी गई. वो चेंज करके अब रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की वेटेज सबसे ज्यादा है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन, वो पूरा ऑर्डर आपके पास है. ठीक है, और लीस्ट आपको याद रखना है फर्टिलाइजर और पहले 2 याद रखने हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये दूसरा रिफॉर्म था. तीसरा, इसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो बढ़ा दी गई थी एज कंपेयर टू द प्रीवियस IIP. तो ये कोर एस्पेक्ट्स थे जो रिफॉर्म सौमित्रा चौधरी कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद आए 2017 के अंदर. ठीक, अब इसका पूरे का पूरा डेटा रिलीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, और अभी जो डेटा रिसेंटली आया है वो ये कहता है कि देयर हैज बीन एन ओवरऑल श्रिंकेज इन द कोर सेक्टर. नेगेटिव की तरफ ये गया है और सबसे ज्यादा नेगेटिव स्टील एज इट इज हमारे पास आता है.
ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम की तरफ। इस तरह से बस व्हाट कवर कर लेना, कल को कोई नया फैक्ट भी अगर हमारे पास आता है तो वहीं पे डल जाएगा। और ये पर्टिकुलरली आपका कहाँ जाना चाहिए, this should go into the industry's performance or it can go into the growth and development aspect of your country. So IIP will determine that for you. Okay, चलिए नेक्स्ट न्यूज आइटम है फाइनेंशियल सिस्टम के साथ रिलेटेड। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। यू नो देयर आर बैंकिंग सेक्टर एंड देयर इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर अपना एक अपडेट हो जाएगा। RBI outlines norms for special liquidity for NBFCs and HFCs। अब जब कोविड-19 पैकेज आया था तो उस टाइम पे अनाउंस किया गया था कि इनको अलग से हम जो है लिक्विडिटी इंजेक्शन देंगे, ताकि ग्राउंड लेवल पे ऐसे एरियाज के अंदर जहां पे बैंक्स भी लेंडिंग करने से डरते हैं पर NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज करती हैं, तो वहां पे एक लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी हो पाए। सो इन बिजनेस टुडे दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम वाज देयर। ओके, नाउ फिर से इसको टेबल में फिट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, किस तरह से ये काम करना है, कराते कराते आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, और ये पढ़ने के बाद आपने रिफ्लेक्ट करना है मैट्रिक्स मॉडल के ऊपर कि क्या मैं इसको किस तरह से समझ पा रहा हूँ, इसको पीपल, प्रोसेस और इंस्टीट्यूशन में कैसे फिट कर पा रहा हूँ। जिस इंफॉर्मेशन मेरे जो सामने है वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या कल्चरल इथॉस को कैसे रीडिफाइन करती है इन द डायमेंशन दैट वाज गिवन इन द मैट्रिक्स मॉडल। ठीक है, ये काम आपने अपने दिमाग में बैक एंड पे चाहे वीडियो देखते देखते चाहे उसके बाद करते रहना है। चलिए, अब इसको लेके आप देखिए बजट स्पीच 2021 के अंदर भी इसका अनाउंसमेंट था कि हम लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है वो NBFCs के लिए बढ़ाएंगे, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है उसका बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया। आमतौर पे ILFS और जितनी भी NBFCs हैं इनकी जो प्रॉब्लम है वो यही, इनकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट का इशू आता है। दे बोरो शॉर्ट एंड लेंड लॉन्ग। इसका क्या मतलब, जो पैसा कैश फ्लो इनके पास आता है वो शॉर्ट टर्म के लिए ये बोरो करते हैं, 1 साल से कम अवधि के लिए बोरो करते हैं। लेकिन जिन एरियाज में ये लेंडिंग करते हैं वहां पे लॉन्ग टर्म लेंडिंग कर देते हैं कि 10 साल के लिए, 15 साल के लिए लोन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को। तो अब या तो इनके पास बैकएंड से लिक्विडिटी आती रहे, शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग है वो चलती रहे आराम से, या फिर जो लॉन्ग टर्म जहां पे पैसे दे चुके हैं वहां से EMI टाइमली आती रहे, फिर तो इनका सिस्टम ठीक चलता है। लेकिन अगर EMIs में लैप्स होना शुरू होगा तो जो शॉर्ट टर्म जहां से क्रेडिट उठा रखा है NBFCs ने, वहां पे कोई ना कोई एक ट्रबल इनके लिए आना शुरू हो जाएगा। इस वजह से ये लिक्विडिटी मिसमैनेजमेंट इनमें एक मेजर इशू है इनके डाउनफॉल के लिए, क्योंकि वहां पे फिर ये ट्रस्ट लैग करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी इंजेक्शन की प्लानिंग की है। उसके लिए उन्होंने क्या सिस्टम सेट किए आप देखिए। दे हैव गिवन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच द लिक्विडिटी इंजेक्शन विल बी गिवन। किस कंपनी को कब ये लिक्विडिटी का फैसिलिटी मिल सकता है, दैट वी हैव टू स्टडी। सो इट इज अ प्रोसीडरल व्हेन, इट इज नॉट द टाइमलाइन व्हेन, इट इज द प्रोसीडरल व्हेन। सो एलिजिबिलिटी ऑफ NBFCs आप देखिए, सो दे शुड नॉट हैव NPAs ऑफ मोर देन 6% एज ऑन 31 मार्च 2019। पैंडेमिक की बात नहीं कर रहे, पिछले साल की बात कर रहे हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है 6% से ज्यादा बैड लोन्स नहीं होने चाहिए। दूसरा इसमें कंसर्न है दैट दे शुड हैव मेड नेट प्रॉफिट in at least 2 preceding financial years 2017-18 and 18-19। तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरा है दैट दे शुड नॉट हैव बीन रिपोर्टेड अंडर SMA 1 एंड SMA 2 कैटेगरी। ये क्या था, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 1 and 2। तो इसमें क्या है कि 5 करोड़ से बड़े हर लोन को RBI ने कैटेगराइज करने कहा था कि अगर 1 दिन से भी EMI डिले होती है तो आप SMA कैटेगराइजेशन में आ जाओगे। तो 1 दिन से 30 दिन तक हम बोलते हैं SMA 0, 31 दिन से 60 दिन तक SMA 1, 61 दिन से 90 दिन तक 61 to 90 days इट इज SMA 2। तो 90 डेज बाद तो फिर NPA बन जाता है। कोर एम्फेसिस ये है कि किसी भी एक एसेट को NPA बनने से पहले पहले हमने संभालना है, तो ये कंसर्न है हमारा। इसीलिए SMA 1 और 2 के अंदर बड़े जो लोन्स हैं उनकी ट्रैकिंग होती है। तो NPA के किसी भी लोन को आपका SMA 1 या 2 में नहीं आना चाहिए, ये एक कोर इसका कंसर्न एरिया है। Then, under the scheme, there will be a special purpose vehicle that would be set up to manage the stressed assets of finances of HFCs or
NBFCs। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इनकी मैनेजमेंट होगी जैसे ILFS के अंदर हो रही है। देन the SPV will issue securities which would be guaranteed by Government of India and purchased by RBI। तो SPV क्या करेगा, इनके लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए सिक्योरिटीज इश्यू करेगा जो अल्टीमेटली RBI परचेज करेगा और लिक्विडिटी इनके पास जाएगी। ठीक, द प्रोसीड्स ऑफ सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज वुड बी यूज्ड बाय द SPV टू अक्वायर शॉर्ट टर्म डेट ऑफ NBC। सो बेसिकली इन्होंने एक आप कह लीजिए इनडायरेक्ट मैकेनिज्म बनाया है फॉर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू दी NBFCs, जिसमें टैक्स पेयर्स मनी इज नॉट बीइंग पुट डायरेक्टली ऑन द हेल्म, ओके, एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी managed by the Department of Financial Services within the Ministry of Finance. So this is the when part and the where part. Now let's go into the why part कि ये सब क्यों करना पड़ा हमें। तो उर्जित पटेल कमेटी की अगर रिकमेंडेशंस याद करें तो उसके साथ कुछ कुछ आपको मिलती जुलती चीजें नजर आएंगी, एक ओवरऑल लिक्विडिटी मैनेजमेंट को भी लेके, और इससे पहले की जो कमिटीज हैं चाहे वो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए हैं, चाहे ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए है ना, चाहे वो FSLRC की रिकमेंडेशंस है, इन सब की चीजें यहाँ पे मिलती नजर आएंगी। देखते हैं कैसे। So unlike the partial credit guarantee scheme, NBFCs and HFCs do not have to liquidate their current asset portfolio under this scheme, and this scheme would act as an enabler for NBFCs to get investment grade for their bonds. So for the bonds issued by NBFCs, कोई ना कोई उसमें पैसे जो है लगाने की कोशिश कर सकता है। The scheme would benefit real economy by augmenting the lending resources of NBFCs, and ultimately it will also help in building up the liquidity measures that have been taken by NBFCs, that have been taken by government. So overall economy को जो cash crunch अभी नजर आ रहा है उससे थोड़ा सा उनको बाहर निकाल पाएंगे। ठीक, so these were the concerns related to this news item. Now let's go into the next news item. The next news item that we are taking up is कैपिटल इन्फ्यूजन फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट के ऊपर ये पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम हमें पता चला था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारी 3 मेजर जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए एक मर्जर का प्रावधान रखा गया था 2018-19 के बजट में, क्योंकि इनकी भी टू स्टे अफ्लोट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ठीक नहीं आ रही थी, डे टू डे मैनेजमेंट मुश्किल हो रहा था। तो इसको अब पैंडेमिक के चलते हुए इन्होंने दरकिनार कर दिया है और उसकी जगह पे दे हैव ट्राइड टू पुट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और रिकैपिटलाइजेशन ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज। कौन सी 3 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं प्रीलिम्स के हिसाब से हमें व्हाट के एंगल से पता होना चाहिए। सो दे इंक्लूड द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। सो ये 3 कंपनीज हैं। अब इन तीनों के अंदर करीब 12,450 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन करना है। करने की जरूरत क्यों पड़ी और ओवरऑल एस्पेक्ट क्या है, तो देखिए पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज आर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। LIC इज द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो आपको कोर प्रीलिम्स के पता होना चाहिए। अब इसमें जो कैपिटल इन्फ्यूजन है इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन सब में एक फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत देर से चल रहा था। ठीक, और यही फाइनेंशियल स्ट्रेस के चलते देयर वर 2 मेजर कंसर्न्स इन दिस particular insurance companies. First concern is their solvency ratio. So their solvency ratio was, you see, as the third quarter of 2019-20, the NICL had a solvency ratio of 1.01 against the regulatory requirement of 1.5. तो इनके लिए जितनी होनी चाहिए उससे भी कम आ रही है। अब ये सॉल्वेंसी रेशो होता क्या है कंसेप्चुअल लेवल पे? सो इट एग्जामिन्स ए कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। जो लॉन्ग टर्म डेट जो इन्होंने बना रखा है उसको कैसे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैच कर पाएंगी, ये सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलता है। ठीक, दूसरी एक जो मेजर इशू हो रहा था फाइनेंशियल स्ट्रेस के चलते, दैट वाज द कंबाइंड रेशियो ऑफ दीज कंपनीज दैट स्टूड एट 173%, एंड इफ दिस रेशियो इज बिलो 100% इट इंडिकेट्स दैट द फर्म इज मेकिंग अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स। अब ये एक अपने आप में बड़ा कंसर्न था, लेकिन हमें 2 टर्म्स पहले पता होनी चाहिए कि कंबाइंड रेशियो क्या है और अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स क्या है। सो कंबाइंड रेशियो क्या होता है जी? इट इज अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी यूज्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू गेज हाउ वेल it is performing in its daily operations
अंडरराइटिंग प्रॉफिट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द अर्न्ड प्रीमियम रिमेनिंग आफ्टर लॉसेस हैव बीन पेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड। तो कंपनियां प्रॉफिट्स तो जनरेट कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल इनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छा नहीं है। ऐसे में कुछ एक स्थिति सामने आती है कि अब इनका जो बेस कैपिटल है वो इरोड होना शुरू हो जाएगा, तो इनको सस्टेन करने के लिए पैसा हमें डालना पड़ेगा। अब आगे देखिए, OICL had a solvency ratio of 1.54 and reported a combined ratio of 132%, तो उसकी हालत फिर भी ठीक है। लेकिन UICL had a solvency ratio of 0.94% instead of 1.5%, much below the regulatory requirement and with a combined ratio of 127.62%. So combined ratio and solvency ratio, ये दो major concerns हैं in the insurance companies, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। अब सजेशंस इसके लिए क्या है? अब जैसे बैंकों में हम बोलते हैं कि सिर्फ रिकैपिटलाइजेशन करना काफ़ी नहीं है, साथ ही साथ आपको उसमें कुछ ना कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी लाने चाहिए, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लाने चाहिए। तो वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जैसे एक मिशन इंद्रधनुष बैंकिंग सेक्टर के लिए आया है ओवरऑल गवर्नेंस रिफॉर्म्स को लेके, ऐसा ही एक गवर्नेंस रिफॉर्म हमें इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर भी आज की डेट में चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर that we have to discuss today. So it was in the explained ideas part in the Indian Express newspaper. So there the news item is Digital Accountability and Transparency Act, उसके बारे में था। So how to digitize Indian states, तो उसको लेके एक पर्टिकुलर इनपुट्स हैं जो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई हैं। तो लेट्स गो इनटू द व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स। सो यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है दैट इज हाउ टू डिजिटाइज द इंडियन स्टेट। हमारी जो सरकार है उसको किस तरह से एक डिजिटल माध्यम से जो पेमेंट्स है उसको करने का आदी बनाया जाए, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज गिवन सर्टेन सजेशंस of creating a 3-phase transition to mandatory digital payments, accounting and transactions for the central government under a proposed project। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? डिजिटल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट। सो इस तरह से इन्होंने एक लॉ बनाने की बात कही है कि ऐसा बनाइए डेटा एक्ट सो टू स्पीक, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं जो अकाउंटिंग लेवल पे होती हैं वो उनमें ट्रांसपेरेंसी आ सके, लोगों को पता चले कौन सा पैसा किस चीज़ के लिए सैंक्शन किया था, कहाँ खर्च किया गया, ये पूरी एक ट्रेल मेंटेन हो पाए और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स जो हैं वो भी यूटिलाइज कर पाएं टू स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एट द ब्रॉडर लेवल एज वेल एज एट द माइक्रो लेवल। तो इसी को लेके इसके जो बेनिफिट्स हैं वाई के अंदर हमने प्लेस किए हैं, लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड। सो इट रिकॉग्नाइजेस ऑफ बजट ट्रांजैक्शंस एंड बिजनेस कंटिन्यूटी एंड इंटरकन्वर्टेबल ऑडिट ट्रायल। दूसरा, it will enable parliament and legislature to draw assurances that each rupee has been spent where it was to be। जैसे आप पढ़ते हो ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी, तो उनकी फंक्शनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। Prescribing data elements for all transactions will ensure standardization, clarify ambiguity, minimize redundant data, तो वो नहीं आएगा हमारे पास। Then it will enable the use of cognitive intelligence tools like आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स एक्सेट्रा, सो दैट बजटिंग जो है वो हमारी बेटर हो जाएगी, ऑडिटिंग बेटर हो जाएगी, प्रोसेस ठीक से चलेगा। क्योंकि अगर आप 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन इन दोनों की रिपोर्ट्स को साथ में लेके पढ़ते हो, साथ ही सेकंड ARC की 14th रिपोर्ट विच इज ऑल्सो ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन तीनों का जो कोर एस्पेक्ट है ना वो ये है कि जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट के अंदर 4 मेन चीज़ें चल रही हैं। वो 4 मेन चीज़ें कौन सी हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और उससे हमें ये आर्टिकल की रेलेवेंस और ज़्यादा पता चलेगी। तो ये 4 चीज़ें हैं बजटिंग के साथ रिलेटेड, या इसको आप बोल सकते हैं पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड जो 4 चीज़ें हैं। पहली है रिसीप्ट्स, एक्सपेंडिचर्स दूसरे नंबर पे, तीसरा है ऑडिट और चौथा है प्रोसेस। ये 4 कोर एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सारी की सारी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का बेस बनता है। अब अगर हम डेटा जैसा कुछ एक लॉ लेके आते हैं तो
उससे फर्क क्या पड़ेगा, हमें ट्रांसपेरेंसी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो कि अल्टीमेटली इसके अंदर जो भी डेटा हमारे पास क्वालिफाई होके आएगा वो ऑडिटिंग उसकी ठीक लेवल पे की जा सकती है। ये ऑडिटिंग के लिए भी हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। सीएजी अपनी जो रिपोर्ट है वो ठीक से तैयार कर पाएगा, उस रिपोर्ट के अंदर जो डेटा है उसके एनालिटिकल एस्पेक्ट्स भी आ पाएंगे, रादर देन जस्ट सेइंग कि इतने रुपए वहां से यहाँ खर्च हुए, इस चीज के लिए सैंक्शन किए गए थे। यही रिपोर्ट जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जाएगी, जो कि इसको पॉलिटिकल लेवल पे ठीक से फिर एनालाइज कर पाएगी। अभी क्या होता है, अगर आप एआरसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि सीएजी से पीएसी को अगर 2000 पैराग्राफ्स जाते हैं तो उनमें से सिर्फ 20 पैराग्राफ्स के ऊपर ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ठीक से काम कर पाता है। ये क्यों? क्योंकि डेटा जो फॉर्मेट में मिलता है वो बहुत रॉ फॉर्मेट में मिलता है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चाहे सारा साल भी काम करती रहे तो उतना रॉ फॉर्मेट का डेटा क्रंचिंग करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये सारी ट्रांजैक्शंस बैकएंड से ही डिजिटली आएंगी तो फिर वो डेटा क्रंचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एनालिटिकल टूल्स के बेसिस पे की जा सकती है। उससे अच्छे मैप्स बनाए जा सकते हैं, स्टैटिस्टिकली उसको शो किया जा सकता है ढंग से, जो कि एक आम पॉलिटिशियन जो पीएसी में बैठा है, जो एक स्टैटिस्टिशियन नहीं है, वो भी ठीक से उसको पढ़ पाएगा, ठीक से समझ पाएगा, और पॉलिटिकल लेवल पे उस पर पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो लिए जा सकेंगे। जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, जो ये हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का ओवरऑल एक्सपेंडिचर पैटर्न है उसके ऊपर रेगुलेटरी ओवरसाइट रखता है, तो वो ठीक से रखा जा सकेगा। और ओवरऑल प्रोसेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इस वजह से तीनों लेवल पे सुधर पाएगा, सैंक्शनिंग, स्पेंडिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं पूरे आर्टिकल को, और इसको व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इश्यूज सजेशंस के अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो आइए अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारा जो कोड ऑन वेजेस एक्ट है उसके बारे में ये न्यूज़ आइटम है। जिसके लिए ड्राफ्ट रूल्स गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिए थे, तो हिंदू में आपको इस तरह की एक न्यूज़ आइटम पिछले हफ्ते नजर आई होगी। तो इसके अंदर जो हमारे कोर एरियाज ऑफ एम्फेसिस हैं, वैसे ही व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ में हमने इसको एडजस्ट करना है। तो एसेंशियली पहले व्हाट के एस्पेक्ट से देख लेते हैं कि ये काम कहाँ पे करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उसने ये ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश किए हैं, विच विल बी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019। ये जो रूल्स हैं एज वेल एज द कोड ऑफ वेजेस एक्ट, ये इसको सबस्यूम करते हैं जो इससे पहले लेजिस्लेशन थी। कुछ तो एक प्री इंडिपेंडेंस भी है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस 3 लेजिस्लेशंस हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनसेस एक्ट एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। तो इन 4 की बजाय अब एक सिंगल कोड ऑफ वेजेस एक्ट आता है। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जो ये सारा सिनेरियो है ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर डिस्कशन हो रही है। तो कंकरेंट लिस्ट में लॉ ये बोलता है कि अगर सेंटर कोई लॉ बना दे तो स्टेट के लॉज के ऊपर प्रिवेल करेगा, अगर सेम सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाया जाए तो। ठीक, नाउ द सेंटर शैल कॉन्स्टिट्यूट अ टेक्निकल कमिटी व्हिच वुड एडवाइज ऑन द स्किल कैटेगरीज व्हाइल एन एडवाइजरी बोर्ड में रिकमेंड द मिनिमम वेज। तो प्रोसेस कैसे चलेगा? इस तरह से चलेगा। ठीक, अब कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम वेज होनी कैसे है, तो उसको लेके पूरा एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक, फॉर्मूला क्या है जी? आप देखिए कि एक तो 2700 कैलोरीज पर डे आपका फोकस होना चाहिए, उसको ध्यान रखा है। देन सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोथ पर ईयर 66 मीटर्स, देन द रेंट एक्सपेंडिचर विच इज केप्ट 10% of the food expenditure, then clothing etc पे जो miscellaneous expenditure है that has been kept at 20% of the minimum wage, and expenditure on children's education, medical care etc has also been taken into account which is 25% of minimum wage। तो एक तरह से एक बंदे के पैसे कहाँ पे खर्च हो सकते हैं उस हिसाब से उन्होंने फॉर्मूला निकाल लिया है। इससे एज इट इज एम्बिग्यूटी जो उसके साथ रिलेट होती है वो दूर हो जाती है, और जो ऑब्सलीट मॉडल के अंदर जैसे भी करके एक वेज दे देते थे मिनिमम वेज, वो भी जस्टिफाई हो जाता है कि ठीक से हमने फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन की है। इससे एक और जो प्रावधान आए हैं वो ये है कि देयर इज ए यूनिवर्सैलिटी दैट हैज टू कम इन टर्म्स ऑफ मिनिमम वेजेस, कि हर स्टेट में वो मिनिमम वेज का एक फ्लोर लेवल हो और उसके ऊपर ही फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको फिक्स करेंगी। एंड देयर इज अ राइट टू सस्टेनेंस फॉर एवरी वर्कर, जिसमें देयर हैज टू बी a minimum wage protection at the legislative level, and employees who are getting salary, they must be paid by 7th of every month. Those who are working on a weekly manner, they should get at the last day of the week, and daily wages have to be paid daily। तो इस तरह से जो sequential payments हैं उसके बारे में भी इसने highlight किया है रूल्स के अंदर।
फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा कि द मिनिमम वेज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी हायर देन द फ्लोर वेज, जो इस रूल्स के अकॉर्डिंगली हमारी कैलकुलेट होगी, ठीक है। और एज आई सेड बिफोर, लेबर इज अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, तो उसके ऊपर दोनों जो हैं वो लॉज बनाएंगे। सो ओवरऑल इस इश्यू को समझने की कोशिश करते हैं, एक ओवरऑल इसका मंथन करने की कोशिश करते हैं कि हमें इसको प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से इस इनपुट को कैसे प्लेस करना है और कैसे इसके बारे में सोचना है। सो लेबर बीइंग ए कंकरेंट सब्जेक्ट, यू नो व्हाट हैपेंस इज, हर कोई इसको लेके थोड़ा सा सेंटी रहा है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द लॉज। लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे सेंटर के लेवल पे भी लॉज एग्जिस्ट करते हैं और स्टेट लेवल पे भी लॉज एग्जिस्ट करते हैं, बट फिर भी डिस्पाइट सच ह्यूज लेजिस्लेटिव प्लेथोरा विच इज अवेलेबल, लेबर राइट्स को इंश्योर करना बहुत मुश्किल है इंडिया के अंदर। कारण क्या है? वी आर वर्किंग इन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सेटअप। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सेटअप में अगर तो वो लेबर गवर्नमेंट के पास काम कर रही है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, तो वहां पे एक अलग तरीके से लेबर मैनेजमेंट हो सकती है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अगर कोई लेबर इश्यूज आते भी हैं तो इट गोज इनटू लेजिस्लेटिव एंड देयर बाय द जुडिशियल मैकेनिज्म। अब जुडिशियल मैकेनिज्म में इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि लेबर कोर्ट्स तो हैं, हर जगह पे लेबर इंस्पेक्टर्स भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हमारे पास ओवरऑल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जैसे मैंने अभी आपके पास लेबर इंस्पेक्टर्स की बात की। तो लेकिन फिर भी एक लेबरर को उसके हक दिलाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेबरर कौन सा एक या दो हैं और इनके इश्यूज कौन सा एक या दो के हिसाब से आते हैं। तो फाइल्स एंड फाइल्स की पाइलिंग अप, अल्टीमेटली जस्टिस डिलेड बिकम्स जस्टिस डिनाइड, और जो एक प्रॉपर सिस्टम है वो नहीं चल पाता। लेबर लॉज तो हमारे इतने स्पेसिफिक हैं कि टू एन एक्सटेंट लेबर को राइट्स क्या मिलने चाहिए वो बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे दिए गए हैं, बट डिटेलिंग से ज़्यादा जो वहाँ पे चाहिए वो आई गेस इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि किस इंस्टीट्यूशन को कहाँ पे क्या फोकस करना है। अगर इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी सेट कर दी जाए कि ये लॉ है, ये वाला इंस्टीट्यूशन लेके आएगा और ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा और ग्राउंड लेवल पे इसी की सारी जिम्मेदारी है, दिस विल बी द फर्स्ट गुड स्टेप टुवर्ड्स इट। दूसरा जो गुड स्टेप इसको लेके लिया जा सकता है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रहा है, दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ लेबर लॉज। सेंट्रल और स्टेट के लेवल पे जो इतने सारे लॉज आ रखे हैं उनकी जगह पे अब 4 बेसिक कोड बनाने की बात हो रही थी, तो वो रैशनलाइजेशन भी लेबर लॉज के सिनेरियो को थोड़ा सा सुधारेगा, ताकि जो ये जुडिशियल लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अलग अलग एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की चिंता है, ये खत्म हो जाए और सीधे तौर पे हमारे पास 4 कोड्स हों जिसके बेसिस पे सारे का सारा काम चले। तो ये जो अभी हमारे पास करंट अफेयर्स का आर्टिकल आया है, उन 4 में से एक वेज कोड को लेके जो रूल्स आए हैं उसके बारे में है, बाकी के 3 को लेके भी इम्प्लीमेंटेशन रूल्स जो हैं वो इसी तरह से आपको तैयार करने हैं, ठीक है। और ओवरऑल लेबर रिफॉर्म्स पे आप एसए तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ये एक ऑनगोइंग इशू बड़ी देर से चलता आ रहा है, सिंस द डेज ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड हाउ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स चेंज्ड द ओवरऑल लैंडस्केप ऑफ लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक मेरिट्स अ 3 आवर बिग डिस्कशन, ओके। बट आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही टाइम है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पेंड करने का, तो अब हम अगले करंट अफेयर के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास फिस्कल सिस्टम के साथ रिलेटेड एक न्यूज आइटम है, दैट इज इक्वलाइजेशन लेवी फॉर नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स फर्म्स। ये कौन सी होते हैं? जैसे गूगल एंड अमेजॉन है ना, सो दे आर नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स फर्म्स। फ्लिपकार्ट जो है वो रेजिडेंट ई कॉमर्स फर्म की तरह से आप सोच सकते हैं। तो इसमें क्या किया है, दिस पर्टिकुलर वाज इन हिंदू बिजनेस लाइन, ओके, उसके इकोनॉमी सेक्शन के अंदर था। So Finance Ministry has modified the challan form for equalized levy payment by non-resident e-commerce firms, जिनके ऊपर ये अब लगना शुरू हो जाएगा। तो आइए पहले न्यूज आइटम को भी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई 7 डायमेंशंस में समझने की कोशिश करते हैं। सो इक्वलाइजेशन लेवी एट 6% जो है वो सबसे पहले हमारे 2016 के बजट के अंदर हमने इन्फोर्स कर दिया था एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर BEPS स्ट्रेटजी, दैट इज बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक, उस टाइम पे इसको नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर लगाया गया था फॉर एनी पेमेंट ऑफ ₹1 लाख। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल के ऊपर एड्स देखते हो, फेसबुक के ऊपर एड्स देखते हो, तो वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए अगर 1 लाख से बड़ा बजट है, बिल है, तो फिर 6% से उसका इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। अब इन्होंने क्या किया है कि जो
ई कॉमर्स कंपनीज हैं नॉन रेजिडेंट, उनके ऊपर भी इसको लगाना शुरू किया है थ्रू द अमेंडमेंट्स इन द फाइनेंस एक्ट 2020। और कितना टैक्स होगा? इट विल बी एट द रेट ऑफ 2% इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April 2020, और इसके लिए जो चलान है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। पैन कार्ड हमारे यहाँ पे चाहिए होता है टैक्स फाइलिंग के लिए, तो उसमें भी उन्होंने प्रावधान दिया दैट यू कैन गो फॉर आउटसाइड इंडिया इन केस योर एड्रेस इज आउटसाइड इंडिया, बिकॉज आप नॉन रेजिडेंट हो, तो पैन कार्ड के अंदर आप ये भर के इंफॉर्मेशन इस तरह से कर सकते हो। साथ ही अगर आप लेट हैं तो फिर पेनाल्टी का भी प्रावधान रखा गया विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, मतलब 2% प्लस 2% पेनाल्टी लग जाएगी। और अगर आप लेट होंगे तो जितना लेट होंगे उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो दैट इज 1% पर मंथ के हिसाब से एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब इसमें कंसर्न यही था कि बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में जो बड़े अच्छे अच्छे तरीके से पैसे कमा रही हैं, लेकिन उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ओवरऑल ही वर्ल्ड सिनेरियो में अगर आप देखो तो आपको याद होगा गाफा टैक्स, है ना? सो गाफा के अंदर इट स्टैंड्स फॉर गूगल, Amazon, Facebook and Apple। तो एप्पल का भी iTunes स्टोर है ना, तो वो भी बड़ी चीजें बेचते हैं, एक्सेप्ट फॉर जस्ट सिंपली द मॉडल्स ऑफ फोन्स और लैपटॉप्स और आईपैड्स। सो एसेंशली जो ये नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स एजेंट्स हैं या एडवर्टीजमेंट एजेंट्स हैं, अब ये सारे ही यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, और ये सारे के सारे जो हैं अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो यूएसए में फाइल करते हैं। अब होता क्या है कि सिंस दे आर एमएनसीज, दे आर वर्किंग इन एन नंबर ऑफ नेशंस, बट व्हेन दे हैव टू रिपोर्ट देयर अर्निंग्स, ऑल अर्निंग्स आर रिपोर्टेड इन यूएसए एंड ओनली द US administration is able to tax them. Sometimes they even escape this because of the double taxation avoidance agreement. What they can do here is maybe a little bit of round tripping in the tax haven. तो पहले पैसा यहाँ आएगा और यहाँ जाने के बाद फिर US आएगा, या फिर जहाँ यूज करना होगा उधर ले जाएंगे। तो इस तरह से इनका सिस्टम चलता था। अब ये किया गया कि अगर इंडिया के अंदर भाई आपका बिजनेस है और इंडिया में वैल्यू एडिशन हो रही है और वहां से आप कमाई कर रहे हो, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर जो टैक्स है वो आप वहां पे भी दोगे, तो वो टैक्स कितना है? 2% रखा गया, सो दैट इट इज नॉट वेरी पिंचिंग एट द फर्स्ट, फिर बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। खैर, तो इस तरह से ये सिस्टम जो है वो सारा सेट किया गया है। सो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वलाइजेशन लेवी, व्हाट आर द इश्यूज अंडरलाइंग इट एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर सजेस्टेड। सजेशंस इसका जो फ्रेमवर्क है वो सारा का सारा BEPS के हिसाब से ही है, बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग सिस्टम, जो कि OECD का ओवरऑल मेथोडोलॉजी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ प्रॉफिट शिफ्टिंग बाय द MNCs इनटू सच एरियाज और सच टैक्स हेवन्स जहां पे उनका ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेविंग हो सके और ये अपना प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करती रहे विदाउट पेइंग मच टैक्सेस। ठीक, चलिए अगले न्यूज आइटम पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए न्यूज आइटम है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, एंड देयर इज अ क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इफ यू आर रीडिंग लाइवमेंट यू मस्ट हैव सीन दिस न्यूज। ओके, सो इसका कोर पर्पस क्या है? कोविड-19 पैकेज का ही ये पार्ट एंड पार्सल था कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक पेश किया जाएगा। अब उसको लेके क्या क्वांटम रहा है? सो अराउंड 1 ट्रिलियन रुपी फंड हैज बीन अनाउंस्ड अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, इसकी जो ओवरऑल ड्यूरेशन है दैट विल बी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2029, और इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द 20 लाख करोड़ रुपी स्टिमुलस पैकेज दैट वाज अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ कोविड क्राइसिस सिचुएशन। इसकी जो ओवरऑल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग है दैट विल बी थ्रू MIS। अब ये फंड एक्चुअली काम कैसे करेगा वो समझने की कोशिश करते हैं। सो काम की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो फंड है इसमें से पैसा दिया जाएगा टू योर कोऑपरेटिव्स, to your farmer producer organizations, self-help groups, joint liability groups and so on। इन सबको इनमें से लोन के तौर पे पैसा दिया जाएगा, ठीक है? और पहले साल 10,000 करोड़ देना है, दूसरे साल 30,000 करोड़ देना है। इस तरह से ओवर द ईयर्स इसका स्प्रेड है पूरे पैकेज का। और इसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो भी अलाउ की गई है अप टू 3% पर एनम फॉर ए लोन ऑफ अप टू ₹2 करोड़। सो दिस इज द कोर कंसर्न। तो इससे होगा क्या? इवेंचुअली जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर के अंदर वो सुधरेगी, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक जो मेजर इशू था हमारे लिए दैट वाज द इन्वेस्टमेंट। हमने पढ़ा है उसके बारे में कि ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज रिमेन्ड समवेयर नियर 2.8 to 3%। तो इससे अगर उसको बाहर लेके आना है
तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और स्पेशली इन द टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स in the post harvest management area. For example, cold storage, transportation, all these things require a lot of investment, and this will give a positive sentimental boost to the farming community as well. तो इसलिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसकी गारंटी के लिए जो सिस्टम बनाया गया है दैट इज अंडर द एग्जिस्टिंग CGT MSC, दैट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। जो 2 करोड़ तक के लोन है उसकी गारंटी इसके अंदर कवर होगी। लेकिन अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इसके अगेंस्ट लोन दिया जाता है तो उसकी गारंटी जो है दैट विल बी अंडर द FPO प्रमोशन स्कीम इटसेल्फ। ठीक, सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द ओवरऑल 7-dimensional aspects of this news. Next news item for us is very interesting for all of you. प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ये कैसे पार्ट एंड पार्सल इसका चल रहा है, क्या इसमें न्यूएंसेस अभी इन्वॉल्व हैं, सो लेट्स लुक इनटू दैट। अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज जो है इसको लेके लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं बनती जा रही हैं कि इसके बाद रेलवेज जो है वो कॉस्टली हो जाएगी। वो क्या एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लेवल पे जो उसकी सर्विस एंटिटी थी वो सर्वाइव करेगा या नहीं, वेलफेयर ओरिएंटेशन सर्वाइव करेगा या नहीं, उसमें जॉब्स में जो रिजर्वेशन आती थी अब वो प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद शायद वो भी ना रहे। तो बहुत सारे एक इश्यूज हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं। तो इसको लेके अब जो प्रोसेस है प्राइवेटाइजेशन का वो इन एनी केस शुरू हो गया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस ऑलरेडी डाल दिया है, विच इज द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस प्रोसेस। और इसके अधीन अब होना क्या है, 151 मॉडर्न ट्रेन्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड 109 पेयर्स ऑफ रूट्स विल बी प्लान्ड आउट फॉर द प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स। इससे कॉम्पिटिटिवनेस एसेंशियली आएगी, लेकिन जो प्राइसेस हैं हमारे ओवरऑल फेयर्स हैं वो सारे कॉम्पिटिटिवली तय किए जाएंगे। हर प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स इसमें आएंगे वो कॉम्पिटिटिवली अपने प्राइस तय करेंगे, सर्विसेज तय करेंगे। और एक चीज जो लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत है वो ये कि सिर्फ 5% ऑफ टोटल रेलवे ऑपरेशंस जो है वही, और वो भी पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशंस में से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। 95% ऑफ द ट्रेन्स विल बी स्टिल रन बाय इंडियन रेलवेज ओनली, ठीक है ना। तो फिर इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इससे। लेकिन बेस्ट पार्ट जो होगा वो ये दैट इट विल ब्रिंग इन अराउंड 30,000 करोड़ रुपीस ऑफ प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू रेलवेज एंड रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की इससे ऑगमेंटेशन होगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी जो उसमें लाने की जरूरत है, ट्रांजिट टाइम कम होगा, और जो ओवरऑल टिकट्स को लेके ट्रेन में एक इशू रहता है कि इतनी टिकट्स नहीं आ रही, उसकी डिमांड कम है, तो वो भी ग्राउंड लेवल पे बेटर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन कोचेस भी शेयर हो जाएगी रेलवेज की, तो उसके लिए वो भी बेटर है। सो ओवरऑल जो कंसर्न्स हैं इसको लेके, जो हमने इश्यूज के अंदर हाईलाइट किए हैं वो क्या है एक बार देख लेते हैं। सो इश्यूज में एक तो डेफिनेटली फेयर प्राइसेस है, देन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए कुछ अलग से प्रावधान रखे गए हैं नहीं, वो एक मेजर कंसर्न रहेगा, बिकॉज जो गवर्नमेंट जॉब्स SC ST OBC के लिए यहाँ पे रिजर्व थी वो अब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद नहीं होगी। देन देयर विल बी द थर्ड एस्पेक्ट दैट नो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, जैसे हमने अभी बात की। देन कोर रेलवे फंक्शंस जो है, अब इसको लेके सजेशंस क्या आई हैं वो ये कि कोर रेलवे फंक्शन शुड बी कॉर्पोरेटाइज्ड रादर देन प्राइवेटाइज्ड, ये एक सजेशन आया गया है। पर कॉर्पोरेटाइजेशन के अंदर होता क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है कि पब्लिक सेक्टर की बजाय अब उसको थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर एंटिटी की तरह बनाया जाएगा, जैसे कि हमारे और भी बड़े सारे कॉर्पोरेट एंटिटीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर बनाए गए हैं। उनमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाई गई और उनके अंदर जो शेयर्स हैं उनके वो लिस्ट किए गए स्टॉक होल्ड्स पे, और इसके हिसाब से उनकी जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाया गया, परफॉर्मेंस उनके अंदर लाई गई, कंपटीशन लाया गया, मार्केट स्पिरिट लाई गई। इस तरह की चीज़ें रेलवेज के अंदर भी रखी गई हैं। लेकिन ओवरऑल अगर प्राइवेटाइजेशन आज हो रहा है तो गवर्नमेंट की एक बेसिक पॉलिसी के तहत हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत देर तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बेसिस पे इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स अगर चलाएगा तो वो गवर्नमेंट के लिए भी हानिकारक है, और ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स जो बूस्ट होनी चाहिए इकोनॉमी में उसके हिसाब से भी देखा जाए तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज आइटम है दैट इज द न्यू नेशनल लॉजिस्टिक्स लॉ। अब लॉजिस्टिक्स को लेके अगर आप देखेंगे तो काफ़ी देर से चीज़ें चर्चा में रही हैं, स्पेशली लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, है ना। तो ये जो है इस इंडेक्स में बाई एनुअली इंडेक्स आता है और बड़ी इंडिया की अब चर्चा रहती है कि क्या हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं। कारण क्या है, हमारे इंडिया में अगर आप वर्ल्ड ओवर कंपैरिजन करेंगे
तो एवरेज लॉजिस्टिक कॉस्ट जो वर्ल्ड ओवर है वो 6% आती है ऑफ द टोटल MRP। इंडिया में करीब करीब 12 से 13% आती है। इसको कम करके एटलीस्ट 10% तक लाने की हमारी कोशिश है, उसके लिए ये लॉ हम लेके आए हैं। तो द नेम ऑफ द लॉ इज नेशनल लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एंड एडवांसमेंट प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सेफ्टी एक्ट। सो शॉर्ट फॉर्म है NLEAPS, दोनों याद रखना है। और क्या ये बेसिकली रिप्लेस करेगा? इट विल रिप्लेस द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1993। तो ये तो हो गया लीगल बात। अब इसका सिस्टेमिक वेरिएशन क्या आएगा कि बहुत सारी हमारी ऑलरेडी इकाइयां हैं जिसमें लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो इंडस्ट्री हो। अब ज़्यादातर हमारा जो लॉजिस्टिक्स का सिस्टम है रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, तो उसको सुधारने के लिए ये ओवरऑल एक रेगुलेटरी इकोसिस्टम जो है इंडिया में बनाने की कोशिश करेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट भी सुधरेगी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी। एक हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का कंसर्न होता है, विच इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग दी एफिशिएंसी ऑन दी रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो भी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट जो न्यूज आइटम है, so that is India China and what kind of economic measures are being taken by India against China these days and how far can India really go on with them, कितना का हम डेंट चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर डाल पाएंगे, ये कंसर्न एरिया है। सो वी हैव मेड आउट दी व्हाट व्हाई एंड वॉट एवर एस्पेक्ट जो 7 डायमेंशन इसमें से इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ पे लिए हैं। तो आपने रिसेंटली देखा है कि बहुत सारी चाइनीज एप्स जो हैं वो इंडिया में बैन कर दी गई हैं। टू गो फॉर दी एग्जैक्ट नंबर, यू सी वी हैव बैंड सर्टेन एप्स, टिकटॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इससे होगा क्या? चाइनीज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, इसमें हम एक डेंट डालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन अगर आप देखें चाइनीज इकोनॉमी जो है वो इंडियन इकोनॉमी से 5 गुना बड़ी है, और इंडिया का जो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल इंडिया चाइना ट्रेड है $82 बिलियन का, जिसमें से $65 बिलियन का हमारा इंडिया का इंपोर्ट ही है, और China's exports to India account for less than 3% of its overall export। मतलब उसकी एक्सपोर्ट मार्केट में हम सिर्फ 3% फिगर आउट करते हैं। लेकिन अब जो रीसेंट मूव्स गवर्नमेंट ने किया है उसके हिसाब से, अब कुछ चीजें तो हम पिछले करंट अफेयर वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि इंडिया चाइना का एस्पेक्ट क्या है, सो आई हैव गिवन देम इन द बॉक्स्ड फॉर्मेट और आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके हिसाब से अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप देखिए हम चाइनीज फर्म्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें जो 59 मोबाइल ऐप्स बैन की गई। सो दिस हैज कॉस्ट $6 बिलियन कॉस्ट टू द चाइनीज कंपनीज। और इंडिया के 5G रोल आउट में जो चाइनीज कंपनीज थी उनके भी लाइसेंसेस रद्द किए गए। BSNL को ऑर्डर दे दिया गया कि आप उनके कोई भी हेल्प या यूटिलाइजेशन नहीं लेंगे। तो ये सब होने के बाद अब जो चाइनीज फर्म्स हैं दे आर एसेंशली मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ पॉलिसी चेंज इन चाइना इटसेल्फ। तो हम ये सोच रहे हैं कि शायद हमारा ये जो प्रेशराइजेशन उनके ऊपर क्रिएट होगा उससे शायद चाइनीज गवर्नमेंट पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, एंड ओवरऑल कुछ ना कुछ सीरियस इंपैक्ट इसका जरूर रहेगा। लेकिन एक वॉच नोशन यहाँ पे ये दिया गया कि इस तरह के कोई भी जब इकोनॉमिक मेजर्स चलाए जाते हैं आज की डेट में, तो एक पॉलिसी के लेवल पे वो मेजर्स चलाने की बजाय मार्केट के लेवल पे वो मेजर्स ज़्यादा बेटर चल सकते हैं। लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करें तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। ठीक, सो दीज आर दी ओवरऑल करंट अफेयर्स विच वर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम 1st of July to 10th of July, विच आई वुड विश कि आप अब ये सारी वीडियो देखने के बाद, सारे करंट अफेयर्स को गो थ्रू करने के बाद, जो 7 डायमेंशनल मॉडल आपको मैंने दिया है उसको आप एक बार से फिर से विजुलाइज करें। और ये सारे करंट अफेयर्स का जब आप एनालिसिस कुछ भी सोचना चाहें एक आर्टिकल के बारे में, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि कोई भी न्यूज़ आर्टिकल अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, हमें कुछ स्टैटिक और डायनामिक एंगल्स को मिक्स करके ही एक इश्यू के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो वो जो 20 वर्ड मैट्रिक्स आपको दी है इस पूरे आइटम के शुरुआत में, तो उसको आप ध्यान से देखिए, अपने नोट्स के साथ कंपेयर कीजिए। फिर जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अटेम्प्ट करके मेंस के क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन के अंदर ही रिप्लाई कर सकते हैं। सो मैं वहीं पे कोशिश करूंगा कि आपके जो सारे आंसर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आपको कमेंट्स और इनपुट्स मैं अपनी तरफ से दूं। सो दिस इज द conclusion of your current affairs video. Thank you so much for being a part of it. Share it with your friends and make sure they can also avail the benefit of this particular technique of studying current affairs. So this is me, Abhishek Sharma, signing off.